मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट एक बार आपने IAS निकाल लिया फिर लाइफ सेट है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं एंड यू गेट अ वेरी सिक्योर लाइफ, बहुत ही आराम वाला लाइफ मिल जाता है। बट रियलिटी क्या है? सो लेट्स गो एंड मैं आपको दिखाता हूँ मेरा एक दिन का वर्किंग कैसा होता है। सो कम एंड विल सी हाउ लाइफ ऑफ एन IAS ऑफिसर लुक्स लाइक एट ऑफिस। It's 8:30 in the morning and my day starts now. अभी मैं जा रहा हूँ साइट पे एंड सबसे पहला एक्टिविटी जो मैं करता हूँ वो है विजिटिंग साइट। Alright, my car is already waiting here and my driver Mahesh is already here and now we are going to site. So this is the vehicle, official vehicle which I've got. So इसमें मैं almost 12 to 13 hours travel करता हूँ. So let's go to site. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा फर्स्ट हाफ साइट्स पे बीते बिकॉज आई लव साइट्स एंड मुझे ग्राउंड में कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है उसके साथ जुड़ना बहुत पसंद है, वहाँ पे चल रहे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत पसंद है। सो आज मैं एक पर्टिकुलर साइट पे गया विच इज़ एन ऑडिटोरियम एंड इसका फाइनल स्लैब होने वाला था एंड मैक्सिमम स्पैन ऑफ बीम्स जो हमारे यहाँ पे आ रहा था दैट इज़ अराउंड 30 मीटर्स एंड जो स्मॉलेस्ट स्पैन है दैट इज़ अराउंड 15 मीटर्स। सो काफ़ी क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन होने वाला था एंड अ लॉट ऑफ प्री चेक्स हैज़ ऑलरेडी बीन कैरिड आउट। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ डाउट्स थे साइट पे लोगों के एंड उन सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं आज था साइट पे। सो आई वॉज असिस्टेड बाई माई जूनियर इंजीनियर, बाई माई असिस्टेंट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट में जो इंजीनियर्स थे, सुपरवाइजर्स थे कॉन्ट्रैक्टर के साइड से, उन सारे के लोगों के साथ। सो सबसे पहले हम ड्राइंग को डिस्कशन करते हैं एंड ड्राइंग में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स उनको दिख रहा है, जो कुछ भी प्रैक्टिकल, देखो क्या होता है कि बेसिकली ड्राइंग्स में जो रहता है आप प्रैक्टिकली जब करने जाते हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं एंड इसके चलते हमें थोड़ा बहुत साइट पे इम्प्रोवाइज़ भी करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा शटरिंग जो लगता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही हेवी शटरिंग लगा हुआ था बिकॉज द स्लैब इज़ वेरी बिग, बीम्स आर वेरी बिग। यहाँ पे 1.5 मीटर के डेप्थ्स के बीम है, सो वी हैड टू बी वेरी कॉशियस एंड बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके इसकी कास्टिंग को हमें करना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें हमने चेक किए, शटरिंग को चेक किया आज एंड देन हम गए ऊपर ताकि हम रीइंफोर्समेंट्स को चेक कर पाएँ वेदर ऑल द रीइंफोर्समेंट्स आर एज पर द स्पेसिफिकेशंस और नॉट। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत डीप बीम्स थे, तो डीप बीम्स में जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें फॉलो की गई हैं कि नहीं, वहाँ पे और भी कॉन्क्रीटिंग किस लेवल पे करना है, कॉन्क्रीटिंग में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस टाइम पे कॉन्क्रीटिंग करना है, ये सारे का सारा डिस्कशंस हमने आज साइट पे किया। तो वो कवर ब्लॉक टूट जाएगा, ये और एक्सपीरियंस से हम लोग इसको बनाना है। गलत हो रहा है ना, वो वेल्ड करो उसको जो भी। So I spent around 2.5 to 3 hours inside and only after my satisfaction I left the site, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी भी गलती बहुत भारी नुकसान का रीज़न हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड यहाँ पे जो कास्टिंग होने वाला था दैट वाज अराउंड 520 cubic meters. So after getting this clarity we left the site and now we are heading to office. While going to office from site, the distance is usually around 20 to 23 kilometers. So ये बहुत ज़्यादा distance होता है and because of high traffic in the city, ये मुझे around 1 to 1.5 hours लगता है. So I don't waste that time and इस टाइम पे जो भी मेरे ऑफिस के वर्क्स होते हैं वो मैं अपने लैपटॉप में फिनिश कर लेता हूँ। यूजुअली जितने भी लेटर्स आते हैं, जितने भी मेल्स आते हैं उनका रिप्लाईज करना होता है एंड काफ़ी सारे काम को शेड्यूल करना होता है। ये सारे के सारे काम मैं ऑफिस के ये लैपटॉप में बैठ के कार में ही कर लेता हूँ एंड दैट सेव्स अ लॉट ऑफ माई टाइम एंड इंक्रीजेज माई प्रोडक्टिविटी। क्योंकि चुपचाप बैठ के यहाँ पे बस ट्रैफिक को देखना, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन ही होता है बिकॉज इट रियली सक्स, the traffic really sucks actually. So the best way to divert myself, I think, that is to work while you are going to office, and that's how I spend my time. So right now I am just drafting one direction that is to be given to a contractor for delay in work inside, and I'll finish it up, and by the time I reach my office the letters will be ready
for signatures. मैं से बस signature करूँगा and later will go. So yeah, that's how I increase my productivity. For those of you who are new to my channel, this is Manas De. I'm an IAS officer as civil engineer, currently working in CPWD as executive engineer. And in this channel, what we do is we guide civil engineers like you to take proper career path. Whether you want to prepare for government sector jobs or you are interested in private sector and want an upgrade in your skills, all kinds of details you will get in this channel. So subscribe to this channel and share it with your friends so that they also get to know about this channel. ऑलराइट, साइट पे एक्शन के बाद अब बारी थी ऑफिस में काम करने की। एंड आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क। मैंने काफ़ी कुछ ड्राफ्टिंग ऑलरेडी साइट पे आने जाते टाइम रास्ते में ही कर लिया था एंड वो सारे के सारे पेपर्स मेरे पास रेडी थे टेबल पे। सो ऑल आई नीडेड टू डू वाज साइन दोज डॉक्यूमेंट्स एंड देन कंप्लीट द पेंडिंग वर्क्स इन माय ऑफिस। साइट से आने के बाद अब बारी आती है ऑफिस में काम करने की। ऑफिस मैं यूजुअली 3 से 4 घंटे साइट पे काम टाइम बिताने के बाद ऑफिस आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं अराउंड, अगर मैं 8:30 बजे से स्टार्ट करता हूँ तो अराउंड 12:30 1 o'clock, सो अराउंड लंच टाइम पे मैं ऑफिस आ जाता हूँ। बिफोर आई टॉक अबाउट माई ऑफिस वर्क्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल अबाउट द स्ट्रक्चर जो कि मेरे ऑफिस में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो ये जानो कि CPWD में अगर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हो तो बेसिकली 3 तरह की जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पहला पोस्टिंग जो आपका हो सकता है वो है फील्ड यूनिट्स में, आइदर प्रोजेक्ट यूनिट्स में होता है या डिवीजन यूनिट्स में होता है, और दूसरा होता है प्लानिंग यूनिट में। तो पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट यूनिट्स में। प्रोजेक्ट यूनिट में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो यहाँ पे आपके पास एक बड़ा सा काम रहेगा, से 800 करोड़ और 1000 करोड़ समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे आपको एक अग्रीमेंट देखना है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट देखना है एंड बहुत ज़्यादा डीलिंग नहीं होता है डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। आप एक ही क्लाइंट का काम करते हो एंड उसी क्लाइंट का जो एक मेजर प्रोजेक्ट होता है आप उससे फोकस्ड काम कर सकते हो। सो बेसिकली आप ज़्यादा टेक्निकली इन्वॉल्व होते हो प्रोजेक्ट में एंड दिस पोस्टिंग इज़ मोर टेक्निकली एनरिचिंग। आप बिल्कुल अंदर तक जा सकते हो किसी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के एंड उसको अपने खुद से एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग दैट काइंड ऑफ पोस्टिंग। प्रोजेक्ट यूनिट में बात करने के बाद अब बात करते हैं प्लानिंग यूनिट्स की। प्लानिंग यूनिट्स में यूजुअली आप पोस्टेड होते हो किसी हायर ऑफिस के अंडर में, से चीफ इंजीनियर ऑफिस या SDG ऑफिस या ADG ऑफिस के अंडर में। नाउ आई डोंट रिकमेंड प्लानिंग पोस्टिंग फॉर यू गाइज, बिकॉज प्लानिंग पोस्टिंग में मोस्टली आप जो काम करोगे वो डेस्क जॉब होता है एंड पर्सनली आई एम अ फील्ड पर्सन। मुझे साइट से जुड़े रहना पसंद है एंड इसीलिए मुझे प्लानिंग का काम ज़्यादा पसंद नहीं है। डेस्क जॉब उतना पसंद नहीं है मुझे। अगर आप लोगों को डेस्क जॉब पसंद है देन प्लानिंग यूनिट मे बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज। तो बेसिकली प्लानिंग यूनिट्स में आप करते क्या हो? प्लानिंग यूनिट्स में जो भी ऑफिस में आप अटैच्ड हो वहाँ पे जूनियर ऑफिसर्स से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। से आप चीफ इंजीनियर ऑफिस में अटैच्ड हो तो वहाँ पे चीफ इंजीनियर के पावर में जो भी काम होना होता है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोअर ऑफिसर्स आप वहाँ पे भेजते हैं, उनको आपको स्क्रूटनाइज करना होता है एंड देन यू हैव टू पुट इट अप टू योर हायर बॉस। सो दिस इज व्हाट द प्लानिंग यूनिट डज। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, टेक्निकल वर्क्स, एवरीथिंग इज देयर ऑल्सो। स्ट्रक्चरल प्लानिंग वर्क्स, हर चीज़ आप करोगे लेकिन इट विल बी अ डेस्क जॉब। कोई भी फील्ड से रिलेटेड जॉब आपका नहीं रहेगा। ऑल्सो कोई भी अकाउंट्स रिलेटेड जॉब आपका नहीं रहता। प्लानिंग यूनिट्स के बाद थर्ड टाइप ऑफ पोस्टिंग जो होती है वो होती है रेगुलर डिवीजन में एंड यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगा बिकॉज दैट्स व्हाट माई पोस्टिंग इज। मैं एक रेगुलर डिवीजन में पोस्टेड हूँ एंड यहाँ पे जो पोस्टिंग होती है दिस इज द मोस्ट एनरिचिंग पोस्टिंग दैट यू कैन गेट इन CPWD। व्हाई? आई विल टेल यू इन अ व्हाइल। नाउ रेगुलर डिवीजन यूनिट्स में जो काम होता है वो मोस्टली मेंटेनेंस काम, कंस्ट्रक्शन काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, अकाउंट्स के काम, हर तरह के काम इस तरह के रेगुलर डिवीजन्स में होते हैं। यूजुअली इस तरह के डिवीजन यूनिट्स बहुत ही पुराने यूनिट्स होते हैं एंड यहाँ पे बरसों से चले आ रहे काम जो होते हैं, जहाँ पे आर्बिट्रेशन केसेस चल रहे हैं, कहीं पे कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ये सब भी आपको यहाँ पे डील करना पड़ता है। सो आई एम पोस्टेड इन वन सच काइंड ऑफ एरियाज। नाउ रेगुलर डिवीजन में जो आपकी पोस्टिंग होती है यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 3 तरह के यूनिट्स मिलेंगे। प्लानिंग यूनिट्स जो कि टेक्निकली जो भी आपका प्लानिंग का काम है वो देखेगा।
अकाउंट यूनिट जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड काम देखेगा, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिट होता है जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स देखता है। नाउ प्लानिंग यूनिट में जो काम करते हैं वहाँ पे आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर्स होते हैं, जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, ड्राफ्ट्समैन होते हैं, एंड ये सारे के सारे लोग आपके लिए जो भी एस्टिमेट्स प्रिपेयर करना होता है, जो भी टेंडर्स प्रिपेयर करना होता है, ये सारे का सारा चीज़ करते हैं एंड आपके पास पुटअप करते हैं। नाउ इट इज़ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को टेक्निकली स्क्रूटिनाइज करे, हर चीज़ सही से जा रहा है कि नहीं ये इंश्योर करे। चूँकि एक रेगुलर डिवीज़न होता है, बहुत पुराने लोग होते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे असिस्टेंट इंजीनियर्स एंड सीनियर ड्राफ्ट्समैन होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जनरली गलतियाँ नहीं होती हैं, बट एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी, तो आपको पूरा का पूरा चीज़ चेक भी करना हो। नाउ जितने भी एस्टिमेट्स होते हैं, जितने भी टेंडर्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके पास पुटअप किए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी टेंडर्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जब वो पार्टिसिपेंट्स के बिड्स खुल जाते हैं तो उन बिड्स को आपके पास पुटअप किया जाता है। अगर कोई भी क्रिटिकल इशू होता है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, वो आपके पास पुटअप किया जाता है कि साहब ये है इशू, अब आप डिसीजन लो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिसिव इन सच काइंड ऑफ पोस्टिंग्स, एंड आपके डिसीजन से काफ़ी कुछ मैटर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया एंड मैटर में गो टू कोर्ट, so you have to be very very precise and very very concise about the rules so that you can take a better decision. प्लानिंग यूनिट के बाद नेक्स्ट बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिट पे। कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिट बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर्स देखते हैं। जैसे कि आप रेगुलर डिवीजन में हो तो काफ़ी सारे पेंशन पेपर्स होंगे, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके पेंशन पेपर्स देखने होते हैं। यू हैव टू एंश्योर दैट दे गेट गुड पेंशन। कई बार क्या होता है कि चूंकि एक रेगुलर डिवीजन है तो पुराने प्रीवियसली किसी का इंक्रीमेंट रुक गया या किसी का कोई पेनाल्टी केस लग गया एंड उसके रिगार्डिंग द एम्प्लॉई इज़ नॉट सेटिस्फाइड एंड ही हैज़ फाइल्ड ए केस। तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस आपको लड़ने होते हैं एंड इस तरह के केसेस आपके कैट कोर्ट में चलते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको कैट कोर्ट में आपको प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। यूजुअली आपके जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट इन केस ऑफ क्रिटिकलिटी यू हैव टू ऑल्सो अपीयर इन दोज केसेस। इसके अलावा जितने भी रेगुलर इंक्रीमेंट्स होते हैं वो आपके सिग्नेचर के साथ ही होता है। कोई भी लीव सैंक्शन होता है वो भी आपके सिग्नेचर के साथ होता है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम हो सकता है एक रेगुलर ऑफिस में, वो सारे के सारे काम आपको करने को मिलेंगे एंड ये सारे के सारे काम आपको ड्यू डिलिजेंस के साथ विथ नॉलेज ऑफ प्रॉपर रूल्स करने हैं। प्लानिंग यूनिट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट के बाद अब हम बात करते हैं अकाउंट्स यूनिट में, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट क्रिटिकल यूनिट जो कि आपके रेगुलर डिवीजन में मिलेगा। अकाउंट्स यूनिट में जितने भी बिल्स आते हैं वो आपको पास करने होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं उनको स्क्रूटनाइज करके पास करने होते हैं। बेसिकली जो भी पैसे से रिलेटेड काम है आपको यहाँ पे करना होता है। इसके अलावा आपके बजट्स जो भी आते हैं आपके, वो बजट्स को आपको प्रॉपरली आपके पास आ जाए, इसके लिए आपको सिग्नेचर करके प्रॉपर ऑफिस में भेजना होता है ताकि वो बजट आ जाए। जो भी फंड के डिमांड्स होते हैं, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए फ़ंड चाहिए होगा आपको, राइट? तो वो फंड आपको किसी न किसी क्लाइंट से ही मिलेगा। कोई क्लाइंट डिपार्टमेंट होता है, से सर्वे ऑफ इंडिया, से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट से आपके पास फंड आता है। तो जब तक आप फंड का डिमांड नहीं भेजोगे वो फंड देंगे नहीं। तो आपका जब भी कोई काम चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की किस स्टेज पे आपको फंड डिमांड करना है। तो अकाउंट्स यूनिट से ही उन सारी चीज़ों का ट्रैकिंग होता है एंड ये सारी चीज़ें अकाउंट्स ब्रांच से जाती हैं। इसके अलावा आपके पास जितने भी स्टाफ्स हैं, चाहे वो वर्क चार्ज स्टाफ हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ्स हो, चाहे वो आपके रेगुलर स्टाफ्स हो जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ्स हैं, इन सारे के सारे स्टाफ्स की सैलरीज आपको देने होते हैं थ्रू दिस यूनिट ओनली। तो एज ए रेगुलर डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जब आप बनते हो तो यहाँ पे यू विल बी हैविंग समवेयर अराउंड 100 to 200 पीपल, कॉन्ट्रैक्चुअल, वर्क चार्ज एज वेल एज रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो कि आपके अंडर में काम कर रहे होते हैं। सो आपको बहुत ध्यान से इनके सैलरीज़ को देखना होता है, उनके प्रमोशंस को देखने होते हैं, उनके जो भी बोनसेस होते हैं वो सारा का सारा चीज़ आपको पे करना होता है। सो बेसिकली इट्स अ लॉट ऑफ हेक्टिक वर्क जो कि आपको एक रेगुलर डिवीजन में करना पड़ता है। नाउ इन सारे यूनिट्स के बारे में बताने के बाद लेट मी टेल यू कि आपको यहाँ पे उनके अलावा क्या काम करना होता है। बेसिकली प्लानिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड अकाउंट्स का काम तो आपको करना ही है। इसके अलावा आपके पास आर्बिट्रेशन केसेस आएंगे। जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट्स में डिस्प्यूट हो गया वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आर्बिट्रेशन में जाता है, डिस्प्यूट में जाता है आपके अगेंस्ट।
तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस तैयार करना होता है। वो क्लेम्स देता है कि मेरा इतना इतना नुकसान हो गया। ना आपको जस्टिफाई करना होता है कि ये नुकसान नहीं हुआ है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस तैयार करना होता है। ना फॉर दिस यू विल बी नीडिंग एक्स्ट्रा आवर्स, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करने के बाद, फील्ड में काम करना है आपको, ऑफिस में आके इतने सारे यूनिट्स के काम देखने हैं आपको, इसके बाद आपके पास टाइम रहता नहीं कि आप रेगुलर टाइम पे ये सब चीज़ें डील कर सको, और ना ही आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड रहता है इसको करने के लिए। सो यू आर ऑन योर ओन टू डू दिस वर्क। एंड आर्बिट्रेशन केसेस काफ़ी हेक्टिक होते हैं। यहाँ पे डिफेंस बनाना पड़ता है आपको, फिर उसको लड़ना पड़ता है आर्बिट्रेटर के सामने। काफ़ी हेक्टिक होता है। बेसिकली आपको ये आर्बिट्रेशन केसेस के डिफेंस बना के आर्बिट्रेटर के सामने जाना पड़ता है। आर्बिट्रेटर के सामने क्लाइंट के अगेंस्ट में लड़ना भी पड़ता है। आप लीगल काउंसल्स अपॉइंट कर सकते हो, बट लीगल काउंसल्स बेसिकली लीगल मैटर्स से रिलेटेड चीज़ें ही देख पाएंगे। टेक्निकल मैटर्स को आपको ही डिफेंड करना पड़ेगा। सो बेसिकली यू विल ऑल्सो एंड अप बिकमिंग अ लॉयर if you are working in regular central division. Now despite all these things, I still think that central division यानी कि जो regular division posting होता है is the most fulfilling and most enriching posting जो कि आप as executive engineer in CPW में पा सकते हो। क्यों? Because यहाँ पे आपको variety of clients मिलते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम राइट नाउ इंटरेक्टिंग विद अराउंड 40 to 41 डिफरेंट क्लाइंट डिपार्टमेंट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एंड इन सारे के सारे लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको एक वैरायटी मिलता है। आपको पता चलता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्किंग कैसा होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनका वर्क कल्चर कैसा है, एंड आप एक कुएं के मेंढक नहीं बन के रह जाते हो। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ अदर डिपार्टमेंट्स जहाँ पे जैसे कि रेलवे में आप काम करते हो, या CS रोड्स में काम करते हो, या अगर CPWD के किसी प्रोजेक्ट यूनिट में काम करते हो, तो इन सारे जगहों पे आप किसी एक क्लाइंट के बारे में ही जानते हो। या तो वो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट होगा जो कि जहाँ पे आप पोस्टिंग हुए हो, या नहीं तो आप उस डिपार्टमेंट के बारे में जान पाओगे जिसके लिए आप काम कर रहे हो। बट बहुत सारे डिफरेंट क्लाइंट्स के बारे में आप नहीं जान पाओगे। एंड जब आप जानते हो तो आपको पता चलता है कि डिफरेंट वर्किंग सिनेरियोज कैसे होते हैं, एंड हाउ योर डिपार्टमेंट इज सुपीरियर और इन्फीरियर एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, एंड व्हाट डिफरेंट यू कैन मेक in terms of working, in terms of functioning of your department. Now another point which makes this posting so satisfying is that यहाँ पे सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते हो, यहाँ पे आप मेंटेनेंस का काम भी करते हो एंड कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हो। Now मेंटेनेंस का काम इम्पॉर्टेंट क्यों है? मेंटेनेंस में क्या कुछ आता है? मेंटेनेंस में जो आपका वहाँ लोकल में GPRA होगा, जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, जहाँ पे डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वो सारा का सारा सोसाइटी आप मेंटेन करते हो। GPOA जहाँ पे ऑफिस अकोमोडेशन होता है, वो भी आप मेंटेन करते हो। इसके अलावा डिफरेंट क्लाइंट्स के जो क्वार्टर्स होते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, वो सारा का सारा मेंटेनेंस आप देखते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आता है। हो सकता है वो प्रॉब्लम आपको लगता होगा कि बहुत छोटा प्रॉब्लम है, जैसे कि सपोज करो कि कहीं का प्लास्टर झड़ गया है एंड उसका रीइंफोर्समेंट एक्सपोज हो गया। नाउ एज इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, यू गेट एक्सपोजर ऑफ अ वैरायटी ऑफ वर्क्स जहाँ पे आपको डिफरेंट डोमेन्स में काम करने का मौका मिलता है। एंड यहाँ पे वाटर प्रूफिंग के रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आपका टाइल्स के रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, पेंट्स के रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हर तरह के रेंज के डोमेन्स में आपको एक्सपर्टीज हासिल करने का मौका मिल जाता है। सो दिस इज हाउ personally I believe that this is how the experience of anybody should be. You should not be only focused or concerned about one particular thing. अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो सिर्फ आप स्ट्रक्चर अगर बना लेते हो, तो स्ट्रक्चर बनाना तो कोई भी कर सकता है। अगर आप 4 साल 5 साल किसी एक स्ट्रक्चरल यूनिट में काम कर रहे हो, चाहे वो डिज़ाइन हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, तो स्ट्रक्चर आप बहुत ईजिली बनाना सीख जाओगे। लेकिन वहाँ पे जब आप रहना शुरू करते हो, तो वहाँ पे जो रोज़मर्रा के टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग, उनको एड्रेस करना इतना आसान नहीं होता। और उनको एड्रेस करना सीखना, इमीडिएट सॉल्यूशंस देना इज़ व्हाट मेक्स यू एन एप्ट सिविल इंजीनियर। एंड ये एक्सपीरियंस आपको तभी मिल सकता है जब आप रेगुलर डिवीजन में पोस्टेड हो। तो हेक्टिक होता है, यस, वेरी मच हेक्टिक। टाइम की बहुत किल्लत होती है। आप सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट करते हो एंड रात को 8 साढ़े 8 बजे तक काम करते हो। अभी अराउंड 1 o'clock हो रहा है एंड आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड माई वर्क एंड आई विल बी वर्किंग अप अंटिल 8:30 एट नाइट। लेकिन इतना काम करने के बाद भी देर इज़ एन इंटरनल सेटिस्फैक्शन दैट यू आर लर्निंग सो मच सो फास्ट।
नो डाउट अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से 15 ईयर्स 20 ईयर्स में वो सब कुछ सीख जाओगे आप। लेकिन एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपका जो टेन्योर होता है वो 4-4 साल का, 2 से 3 टेन्योर होता है, तो अराउंड 8 to 10 ईयर्स का टेन्योर होता है। एंड इस टेन्योर में आप इतने ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल करते हो कि यू बिकम रियली एन एक्सपर्ट इन सिविल इंजीनियरिंग। सो दिस इज हाउ फुलफिलिंग इट बिकम्स इफ यू आर वर्किंग इन division units. So, my office time from 2 to 7 p.m. is a hustle between computer and the paperwork. There is a lot of paperwork that needs to be done, and oftentimes I spend up around 1 pen a day. So yeah, there will be a lot of documents. There will be tender documents, pension papers, and a lot of signing to do. And all of this you will be doing alone, sitting in your office, deciding things, checking the errors. And then there is computer work, passing up the bills, pension papers, seeing the drawings, seeing the structural analysis, deciding things. All of this alone, quick, efficiently. Honestly, sometimes part of me thinks like I should take a break. But at the end, signing the documents with that green pen gives you a moment of pride and awe that keeps you going. So it's almost 7:30 and I think we should call it a day. Too much of work, and I think my home is missing me. So I'll just call it a day today. And now I'll show you my section office. So welcome to my section office, and this is how my office looks like. अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 and सब कोई चले गए हैं, and I was the only one left in my office working. So a quick run up of my office and I will just show. So up down here is my correspondence branch. यहाँ पे जितने भी administrative related files होते हैं वो सारे के सारे चीज़ें यहाँ किए जाते हैं, and this is the chamber of my office superintendent. Then we have my planning branch. It's a very concise office, small space में काफ़ी सारी चीज़ों को हमने accommodate किया है. So this is where my entire planning, stenos and computer operators sit. And this side, if you come to this side, this is where my planning branch assistant engineers, stenographers, they will be sitting. And this space is basically a storage space जहाँ पे हमारे सारे के सारे drawings and files वगैरह रहते हैं. So this is one of the space जहाँ पे हम current files रखते हैं. Apart from this, there is a ton of space जहाँ पे हम बहुत सारा storage करके रखते हैं. And day to day time पे हम regularly इनको weeding out भी करते रहते हैं so that files don't get heaped up. And moving on, this side we are having our accounts branch. So accounts branch के जितने भी computer operators हैं, they will be sitting this side, and these are the chambers of the officers who are in the accounts branch. Like you will be having accountant, will be having auditors, will be having the cashiers. So all those people will be sitting here. So you can see it's a nice concise office जहाँ पे सारे लोगों को हमने accommodate किया है, and I have tried to keep it as modern as possible and as less files as possible. मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ई ऑफिस में करें and चीज़ों को ऑनलाइन रखें, and वो पुराना जो अलमारी वाला सिस्टम था जहाँ पे पुराने फाइल्स के हीप्स पड़े रहते थे, I don't really like that thing, and that's why I have tried to keep it as efficient as possible. This color also has been selected in such a way that it keeps the atmosphere ambient, working atmosphere ambient, so that people actually love to work. So I've tried my bit to incorporate a healthy working culture in my office, and yeah, that's pretty much about my section office. So let's get back to my car. So that's it for today's vlog, guys, and I'll call it a day, and I'll be heading to my home now. So make sure to subscribe this channel, and I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंस्पिरेशनल लगा होगा. अगर आप लोग भी IAS की तैयारी कर रहे हो तो you will be getting this kind of lifestyle. I wish all of you guys कि आप जल्दी से जल्दी इस तरह के lifestyle में आ जाओ, and I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए good night and goodbye.